चलिए बताइएगा। तो एल्युमिनियम कंपनी का जो है प्रमुख केंद्र में बालको, ये कहां पड़ता है? बालको कहां पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का जगह है कोरबा, यानी कोरबा में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा नालको कहां पड़ता है? हाँ, नालको कहां पड़ता है? ये एल्युमिनियम कंपनी है नालको, जो कहां पड़ता है? नालको ओडिशा में पड़ता है, सही है। और इसको बात बताइए, हिंडाल्को कहां पड़ता है? हिंडाल्को ये रेणुकूट पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना मालको कहां पड़ता है? एल्युमिनियम कंपनी है ये भी, मालको ये तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, आगे आपको बताना है अनुच्छेद 243 का बी में का जो है किससे संबंध है? अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? पंचायतों का गठन होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 243 के बी के अंतर्गत होता है। और आगे बताना है पंचायत के बारे में जो है, यानी पंचायती राज के बारे में जो है संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 9 में ना, किसमें? भाग 9 में उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक जाता है। कहां तक जाता है? 9 तक जाता है। आगे बताना पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है? सी संरचना, यानी पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 के सी में हो जाएगा संरचना। आगे बताना है पंचायत सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यह बात किस अनुच्छेद में बताया गया है? पंचायत सदस्यों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? तो 243 के डी। आपको अभी हम 3 आर्टिकल बताए, 243 का बी, 243 का सी और डी। बी में क्या बताए? तो पंचायतों का गठन। सी में क्या बताए? पंचायतों का संरचना। और डी में आपको क्या बताए? पंचायत सदस्यों का कार्यकाल बताए। आगे बताना है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 243 के आय के अंतर्गत होता है, ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन आप सभी को पता है अनुच्छेद, बोलिए 280 ना, ये भी नहीं पता। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। और राज्य वित्त आयोग के गठन की यदि हम बात करें तो 243 का आय हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 का आय हो जाएगा। आगे बताना है आपको राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के कर? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 243 का के हो जाएगा। आगे आपको बताना है दल बदल की स्थिति में जो है क्या में संविधान संशोधन के बाद जो है कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य है। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ही कुछ और था। आपसे पूछा, अगर सीधा पूछा जाता कि दल बदल विरोधी अधिनियम क्या में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब आपसे अभी हम क्वेश्चन पूछे कि दल बदल के स्थिति में जो है क्या होती है कि कम से कम कितना सदस्य जो होता है कि 2/3 सदस्यों द्वारा, यानी कम से कम, यानी कहने का मतलब जो है क्या में संविधान संशोधन के बाद 2/3 सदस्य जो है द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य होता है। कहने का मतलब अगर समझिए कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ा, वो जीत गया और जीतने के बाद क्या करता है? दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, उसी को दल बदल बोलते हैं। तो उसमें भी कुछ तरीका है कि आपका वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है वो मतलब बहुमत होना चाहिए, उस स्थिति में ही वो मान्य होगा, नहीं तो अमान्य होगा। और ये क्यावां संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बताया गया है। 91 संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे आपको बताना है दल बदल संबंधी जो है किस अनुसूची में अभी जस्ट बताए थे? 10वीं अनुसूची। ठीक है, क्या संविधान संशोधन 52वां और कब? 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, आगे आपको बताना है पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज की सूची का विषय हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत कर सकती है। और आपको ये बात भी बताना है कि राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है। और आपको यह भी बात बताना है कि राज्यपाल क्या मृत्युदंड को क्षमा कर सकती है? नहीं, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकती है। अब आपको बताना है कुल कितने प्रकार की क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को? 5 प्रकार का। और उस 5 प्रकार में कौन कौन से आते हैं ये भी बताना है आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, वो तो रीट में आता है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? ठीक है, सुन लीजिए, 5 को सुन लीजिए अच्छा से। सबसे पहले की यदि हम बात करें तो लघुकरण। ठीक है, लघुकरण क्या होता है? तो कठोर दंड को जो है ना थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है, तो वही लघुकरण। मतलब लघु मतलब क्या होता है? छोटा करना यानी कम करना। तो कठोर दंड जिसको मिला हुआ है तो उसको चाहा जाए तो वो क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं? उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आगे होता है, एक होता है परिहार। और परिहार क्या होता है? इसमें क्या होती है कि अगर दंड के आदेश को जो है ना अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास होता है ना, उस व्यक्ति में क्या करते हैं समय उतना ही 5 साल का उसे जो है हल्का कार्य, यानी कहने का मतलब जो है ऐसे जनरली कारावास में बदला जा सकता है, यानी कठोर कारावास को जनरल का। और जैसे कि हम बोलते हैं अभी क्या बोलते हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है उसकी, अब जैसे किसी व्यक्ति को 20 वर्ष के लिए जेल कर दिया गया है, राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसे 5 साल के कारावास में जो है बदल सकते हैं, वो लघुकरण हो गया। आपको इसके बाद बताया आपको परिहार। परिहार में क्या होता है? कठोर कारावास जैसे होती है उसको क्या करते हैं? कम करके उसकी अवधि को भी कम कर सकते हैं, यानी दोनों कम कर सकते हैं, वो क्या होगा? परिहार। तीसरे की बात करते हैं, एक होता है विराम। और विराम का मतलब ये होता है राष्ट्रपति चाहे, जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं हमें कुछ दिन का और समय दिया जाए कि हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति कौन सा जो किस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं? विराम का प्रयोग करते हैं। विराम लगा दिए मतलब क्या है? तब तक अगला व्यक्ति अपनी प्रक्रिया को करवा सकते हैं, यानी सबूत को ठोस कर सकता है, वो विराम हो गया। आगे बात करते हैं, जैसे कि कभी कभी होता क्या कि गर्भवती स्त्री को यदि कारावास की यानी जेल हो गई है, यानी सजा मिल चुका है उसे, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें क्या कर सकते? कुछ समय के लिए उनके दंड को टाल सकते हैं, वही होता है विराम। आगे एक होता है प्रविलंबन। और प्रविलंबन को मतलब क्या होता है? प्रविलंबन मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई है तो उस व्यक्ति की मृत्यु दंड की सजा के लिए जो राष्ट्रपति चाहेंगे तो थोड़ा सा और समय लेके, कहने का होता है इसके अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकते हैं। यानी प्रविलंबन का मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अगर चाहे तो प्रविलंबन यानी अस्थायी तौर पर उसे निलंबित कर सकते, यानी खारिज कर सकते। अस्थायी तौर पर हो सकता है, वैसा स्थिति है तो फिर से हो सकती है, लेकिन अस्थायी तौर पर क्षमा कर सकते हैं। अगला 5वां होता है क्षमा। और क्षमा में क्या होता है? पूरी तरह, यानी पूरी तरह जो है उसका दंड जो है वो माफ हो जाता है, उसे ही क्षमा बोला जाता है। कुल कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति? 5 प्रकार का। 5 का नाम बताया। पहला लघुकरण, दूसरा की बात करते परिहार, तीसरा की यदि बात करें विराम, चौथा की बात करें प्रविलंबन और 5वां की बात करें क्षमा। ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार, पहला लघुकरण, दूसरा की बात करें परिहार, तीसरा क्या विराम और चौथा प्रविलंबन, 5वां क्षमा। कहने का मतलब ये देखिए एग्जाम के लिए मतलब जो होता है ना हाई लेवल का क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और जान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बाद में एग्जाम देने के बाद हम लोग इस चीज पे गौर ही किए थे। जब एक बार ऐसा मेंस में जब गलत हो गया था तब जाके इस पे फोकस ही किया गया, उससे पहले ये सब टॉपिक को लोग इग्नोर करके चलते थे, पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हर चीजों को जब एग्जाम देने से यही चीज मिलता है कि क्या योग है या क्या योग नहीं है। चलिए आगे यदि हम बात करें, आजाद हिंद फौज के पहले जो है डिवीजन का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन कब हुआ था? तो सभी लोग को पता है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो पहला डिवीजन वही था, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। अब आपको बताना है आजाद हिंद फौज जो है किसके मन का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। आजाद हिंद फौज किसके दिमाग का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। और आजाद हिंद फौज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और आगे चल के 1943 में 1 साल बाद क्या होती है कि आजाद हिंद फौज की जगह पे आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है 1943 में। कहां में? सिंगापुर में। ठीक है, चलिए आगे बताना है
और सिंगापुर में भी जो है सैनिकों के का जो है आवाहन करते हुए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये प्रश्न भी आपको थोड़ा सा घुमा, सभी लोग को पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। कहाँ में कहा गया था और कब कहा गया था? तो वो सिंगापुर में अपने सैनिकों को जो है आवाहन करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहने का खून देने का मतलब क्या हुआ? तुम अपना खून को न्यौछावर करो देश के लिए, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आगे यदि बात करें हम, किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को जो है, खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? 1930। अगर डेट की बात करें तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 12 सुन लीजिए, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो कहां से चले थे? ये साबरमती आश्रम से। और कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। दांडी पहुंचकर वहां पे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए, और वो तिथि क्या कितना कौन था? 6 अप्रैल था। और उसी तिथि से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाती है। 6 अप्रैल 1930 सही आंसर होगा, इसमें गलत दिया हुआ है, 6 अप्रैल 1930 होगा। अब आपको यह भी बताना है कि गांधी जी जो है दांडी यात्रा जो किए थे अपने कुल कितने समर्थकों के साथ? 78 समर्थकों के साथ। और कुल सदस्य पूछा जाए तो 79 हो जाए, क्योंकि उसमें एक गांधी जी भी थे। और इसमें पूछा जाता है एक अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो वेब मिलर एक पत्रकार थे। ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान जो है, जो कि गांधी जी के साथ रहे थे। और इसके साथ जो बताना है कि कुल यह यात्रा कुल कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। और कुल कितना दूरी था? देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह कुछ और दिया जाता है, 390 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो कि विकिपीडिया पे 390 देता है। क्या? हाँ, 388 भी देता है ना। ठीक है, तो 88 को लेके चलेंगे, वही 390 विकिपीडिया गूगल 390 देता है, 390 किलोमीटर, क्योंकि अलग 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 साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे बताना है आपको, तमिलनाडु के तंजौर तट पर जो है, समुद्री तट पर जो है, किस व्यक्ति ने त्रिशनापल्ली से वेदारनमक तक जो है नमक यात्रा की थी? तो कौन किए थे? सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। सही है। और आपको बताना है बिंबिसार जो है मगध पर अपना साम्राज्य कब स्थापित किया था? 544 बीसी में किया। बिंबिसार कब किया था? 544 बीसी यानी ईसा पूर्व में किए थे। और आगे बताना है बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन होता है? अजातशत्रु होता है। और अजातशत्रु का उपनाम क्या है? पुलिक है। और अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, आगे आपको बताना है बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो वैवाहिक। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने का जो है सोचा था। आगे आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सही है। रक्तदान दिवस 14 जून को। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। ठीक है। योग दिवस 21 जून को। ठीक है। आगे बताना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। यानी जून मंथ का 5 दिवस आपको बताए, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसके साथ होता है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, इसके बाद विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, और योग दिवस 21 जून, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बताइएगा लाल प्लस नीला कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला को मिलाने पे लानी में, याद रखिएगा लानी में क्या होता है? लाल नीला मेजेंटा। ध्यान रखिएगा, पीला नहीं बोलना है। ठीक है, लाल हरा पीला होगा। लाल हरा को अगर मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। और लाल नीला को यदि मिक्स करेंगे तो मेजेंटा बनेगा। ठीक है, आगे बताना है लाल और हरा बताइए। नीला और हरा को मिलाने तो कौन सा रंग बनता है? ठीक है, नीला हरा को मिलाते हैं तो पीकॉक नीला बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और बाकी यदि कोई भी यदि प्राथमिक रंग को मिलाएंगे एक दूसरे के साथ तो कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है कि जो
उजला रंग में कुल कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे बताना है, रंगीन टेलीविजन में जो है कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग किसको किसको बोलते हैं? RBG यानी लाल, हरा, नीला, ठीक है। आगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को किनकी स्मृति में? PC महालनोबिस की स्मृति में जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सही है। आगे आपको बताना है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और इसका जो है संकेत क्या होता है? ओमेगा ही होता है ना, ठीक है। आगे बताना विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। विभवांतर पूछ रहे हैं, वोल्ट मीटर होता है। आगे बताना है आपको कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 10 का पावर -7 से 10 का पावर -5 तक होता है कोलाइडी कणों का आकार होता है, ठीक है। 10 का पावर -7 से 10 का पावर -5 तक होता है। आगे बताना है CISF का स्थापना कब हुआ था? CISF का स्थापना 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? CISF का मुख्यालय नई दिल्ली, सही है। आगे बताना है असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। असम राइफल्स का स्थापना 1835 में, और इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें शिलांग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिलांग हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है NCC का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, और NCC का मुख्यालय, ठीक है, नई दिल्ली ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना ITBP का स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली ही हो जाएगा, सही है। बताइए चंद्रयान 2 का जो है परीक्षण कब किया, प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। चंद्रयान 2 बोल रहे हैं ना, 22 जुलाई 2019 गलत है, सही तो है, कुछ और बोल रहे थे। चंद्रयान फर्स्ट यदि बोलेंगे तो 2008 ना। आगे बताना है, हाँ 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। और अगर चंद्रयान 3 बोल दे तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। तीनों ध्यान रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 हो जाएगा। चंद्रयान 2 की यदि हम बात करें तो 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 की यदि हम बात करें तो 14 जुलाई 2023 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है मटर में जो है मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर में मार्स रोग होता है, ठीक है। आगे आपको पता नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में डायबैक रोग या फिर लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण? तो कॉपर ना, कॉपर की कमी के कारण, यानी कॉपर बोले तो तांबा की कमी के कारण जो है नींबू में डायबैक रोग या फिर लिटिल लीफ रोग। क्या गलती लग रहा है? बोलिएगा तो आपस में बात करिएगा तो क्या लगेगा, बात नहीं कीजिए। आगे बताना है आलू का जो ब्लैक हॉट रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, सही है। आगे बताना फूल गोभी का ब्राउनी रोग किसकी कमी के कारण? तो बोरान की कमी के कारण, ठीक है। चुकंदर का हॉट रॉट रोग ये भी बोरान की कमी के कारण ही होता है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है किसी कमी के कारण होता है? बैगन जिंक, जड़न जिंक हो जाएगा, जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। क्या जिंक? तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। धान का खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण, वही जिंक ही हुआ, ठीक है। आगे आपको बताना है, बताइएगा द अल्वरेज ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखक, द अल्वरेज ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन? अरुंधति राय हो जाएंगे। कौन होंगे? अरुंधति राय। आपको आगे बताना है अगेंस्ट द ग्रेन पुस्तक के लेखक, अगेंस्ट द ग्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ बोरिस येल्त्सिन हो जाएंगे। कौन होंगे? बोरिस येल्त्सिन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है। आगे बताना है सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हो जाएंगे। गोल्डन गेट के लेखक
विक्रम सेठ ही है। दोनों पुस्तक को याद रखिएगा। कहने गोल्डन गेट का मतलब क्या हुआ, एक सेठ जी थे जो एक गेट बनवाए और जिस गेट के लिए सुटेबल बॉय को सेलेक्ट किए कि जो मतलब उसका आना जाना सही रहेगा कि नहीं। सुटेबल बॉय का मतलब क्या होता है, सुटेबल मतलब क्या होता है, कहने का तो उपयुक्त होता है, कहने का तो उसके लिए जिसकी जरूरत है वो मिल गया। तो सेठ जी क्या सोचेंगे कि हमको ऐसा लड़का मिले जो हमारे काम का हो, यानी सुटेबल बॉय का मतलब क्या हुआ, वही बात ना, एक लड़का यानी जो काम का हो। सुटेबल बॉय के लेखक कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ। सेठ जी का मतलब क्या हुआ, विक्रम सेठ। ठीक है, इसके बाद बताया गोल्डन गेट के लेखक कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ ही हो जाएंगे। और ये विक्रम सेठ का ये दोनों पुस्तक बार बार यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला ही हो जाएंगे। यानी नेल्सन मंडेला का भी ये दोनों पुस्तक बहुत फेमस है। कौन, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ, किनका हो जाएगा, नेल्सन मंडेला का। आगे बताना हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक चेतन भगत हो जाएंगे, सही है। टू एस्टेट्स के लेखक कौन हो जाएंगे, टू एस्टेट्स चेतन भगत का ये पुस्तक है, टू एस्टेट्स भी। ठीक है, इसके साथ साथ जो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक ये भी चेतन भगत ही हो जाएंगे। और रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक ये भी चेतन भगत है। जान लीजिए चेतन भगत बिहार का पॉपुलर राइटर में से एक है देश में। ठीक है, क्या हुआ, इनका बहुत पुस्तक बताते हैं हम। ठीक है, 5 पॉइंट समवन ये किनका पुस्तक है, ये भी चेतन भगत का ही पुस्तक है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये भी चेतन भगत का ही है। इसके साथ साथ जो है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये भी चेतन भगत का है। यानी चेतन भगत का टोटल आपको 8 पुस्तक के बारे में बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यही 8 एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। और जान लीजिए किसी भी एग्जाम में जब ऑनलाइन एग्जाम होती है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है ना, तो क्वेश्चन को बैलेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि एक ही राइटर का सभी पुस्तक को उठा के शिफ्ट चेंज कर करके पूछा जाता है, ये जान लीजिए। तो एक ही राइटर को सब, तो हम आपको चेतन भगत के बारे में बता रहे थे। कौन सा, हाफ गर्लफ्रेंड पहला एक हो गया। दूसरा की बात करते हैं जो है वन इंडियन गर्ल्स 2 हो गया, टू एस्टेट्स 3 हो गया, रिवॉल्यूशन 2020 4 हो गया। इसके साथ जो है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स चेतन भगत का ही है। इसके साथ साथ हो गया वन नाइट एट द कॉल सेंटर, कितना हो गया 6 ना। इसके आगे 5 पॉइंट समवन 7 और 8वां पुस्तक बताए 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये टोटल पुस्तक कितना हो गया 8, किनका है ये, चेतन भगत का। आगे बताना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक अभी जस्ट बता के निकले थे, नेल्सन मंडेला। इसके साथ साथ द स्ट्रगल इन माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। इसके साथ साथ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। गोल्डन गेट, विक्रम सेठ हो जाएगा, सही है। द अल्ब्रेज ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अरुंधति राय हो जाएंगे। और एक पुस्तक बताए थे अगेंस्ट द ग्रेन के लेखक बोरिस येल्त्सिन हो जाएंगे, बोरिस येल्त्सिन। आगे चलिए बताना है आपको पृथ्वी जो है कैसा मिसाइल है, पृथ्वी कैसा मिसाइल है, तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी पृथ्वी तो पृथ्वी पर न रहेगी, सीधा समझिएगा जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी पृथ्वी। इसका सफल परीक्षण कब किया गया था, 1988 में किया गया था। कहां से किया गया था, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से। यानी चांदीपुर कहां पर था, उड़ीसा। यानी चांदीपुर परीक्षण केंद्र से इनका जो है प्रक्षेपण किया गया था। अग्नि बताइएगा यह कैसा मिसाइल है, यह अग्नि कहां रहता है, आग का प्रयोग हम कहां करते हैं, जमीन पर ही ना। तो अग्नि भी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। अग्नि भी पृथ्वी और अग्नि कहां, जमीन से जमीन पर मार करने वाली। आगे बताना है त्रिशूल कैसा मिसाइल है, जमीन से हवा में। त्रिशूल का प्रयोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकने में ना। ठीक है, तो जमीन से हवा हो जाएगा। ठीक है, और आकाश बताइएगा, आकाश जो है हवा से हवा, सही है। बताइएगा टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, वायरस से ना, टोबैको मोजेक वायरस। कहने का मतलब विषाणु का जो है सर्वप्रथम पहला वायरस के रूप में किसका खोजा गया था, टीएमवी वायरस को ही खोजा गया था। किसके द्वारा, इवानोविस्की के द्वारा। ठीक है, आगे आपको बताना है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में किसको जानते हैं,
वायरस को ही जानते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में वायरस को ही जाना जाता है, विषाणु को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना तंत्रिका तंत्र की जो है कोशिकीय इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना वृक्क के कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, और फेफड़ा के कार्यात्मक इकाई को अल्वियोली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्वियोली। फेफड़ा के कार्यात्मक इकाई को अल्वियोली। अगर अल्वियोली की बात करते हैं तो आप कुछ दिन पहले अभी देखे होंगे हाल ही में कौन सा रोग से अभी गुजरे हैं, कोरोना काल से। और कोरोना काल यानी कोरोना से प्रभावित अंग कौन सा था, फेफड़ा ही था, यानी श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। और फेफड़ा के कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता था, अल्वियोली, यानी जो कार्यात्मक इकाई है फेफड़ा का जो कार्य करने का काम करती थी वही कार्य करना बंद कर देता था। ठीक है, तो अल्वियोली हो जाएगा। आगे आपको बताना है शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने नहीं देता है कौन सा तत्व, हिपेरिन हो जाएगा, सही है। आगे बताना है रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाने के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है, तो सीरोटोनिन जिम्मेदार होता है। कौन होता है, सीरोटोनिन जिम्मेदार होता है। रुधिर वाहिनी को जो है नहीं कहने का मतलब सिकुड़न लाता है, रुधिर वाहिनी में जो है सिकुड़न लाने का काम कौन करता है, सीरोटोनिन करता है। ठीक है, और आगे बताना रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम कौन करता है, हिस्टामिन, प्रोटीन है ये प्रोटीन है। हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है। रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, हिस्टामिन। और रुधिर वाहिनी को जो है सिकुड़न लाने का काम कौन सा करता है, तो सीरोटोनिन करता है। ठीक है, और शरीर के अंदर जो ब्लड को जमने नहीं देता है वो हिपेरिन नामक प्रोटीन जमने नहीं देता है। आगे बताना ब्लड कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा है, तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है हिपेरिन क्या है। देखिए आपको हम ऑप्शन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन देखिए मेन क्या होती है हम बताते हैं, कभी भी एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं इस चीजों को माइंड में सेट कर लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन जो बनता है किसी भी एग्जाम का, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसी के ऑप्शन से क्वेश्चन बनती है। जो भी क्वेश्चन आपको नया दिखता है ना एग्जाम में, सारा उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे हम आपसे पूछे हिपेरिन क्या है, आप बोल रहे हैं अपने अलग अलग आंसर आएंगे। हम ऑप्शन आपको जैसे देते हैं हिपेरिन के बारे में, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर जो है बोला जाए तो एक प्रकार का लवक है, क्या है, तो जान लीजिए हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हिस्टामिन की यदि बात करें तो हिस्टामिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका सीरोटोनिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ठीक है, चलिए आगे बताना है हड्डी जो है कैसा उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है। हड्डी और ब्लड दोनों जो है कैसा है, संयोजी उत्तक ही है। चलिए बताइए सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, यूएसए कनाडा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यूएसए कनाडा हो जाएगा सुपीरियर झील, सही। आगे बताना है ह्यूरॉन झील कहाँ है, ह्यूरॉन यूएसए कनाडा में ही है। मिशिगन झील कहाँ है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, जो कौन एकमात्र झील जो कहने का कौन सा झील है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही पड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा, मिशिगन झील। और बाकी जो भी झील देता है, जैसे कि हम बोले आपको सुपीरियर झील बोल दे, ह्यूरॉन झील बोल दे, ये सभी जो है यूएसए कनाडा दोनों में पड़ जाता है। और ईरी झील कहाँ है, ये भी यूएसए कनाडा में पड़ता है। ओंटेरियो झील कहाँ है, ये भी यूएसए कनाडा में ही पड़ता है। आगे बताना है आपको आयर झील कहाँ स्थित, तो आयर झील कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएगा, सही है। आगे बताना टिटिकाका झील कहाँ स्थित है, टिटिकाका जो हो जाएगा ये पेरू और बोलिविया की सीमा पे। टिटिकाका कहाँ हो जाएगा, पेरू और बोलिविया की सीमा पे हो जाएगा, सही है। टांगानिका कहाँ हो जाएगा, हाँ जाम्बिया, बिल्कुल सही है। जाम्बिया की राजधानी, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। आपसे हम पूछे जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। आगे आपको बताना है इसमें, और ये टांगानिका झील पूछ रहे थे, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे के मध्य स्थित था। जायरे की राजधानी कांगो, जायरे की राजधानी क्या है, कांगो ये की, एक बार देख लीजिएगा, जायरे का साथ जायरे सिटी होगा। ठीक है, आगे इसी में तंजानिया की राजधानी
डोडोमा हो जाएगी ना। तंजानिया की राजधानी क्या होगा? डोडोमा हो जाएगा। आगे बताना है विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील भी कई देशों में पड़ता है, जैसे बोले तो केन्या बोल दे, तंजानिया बोल दे और युगांडा। तो आपको बताया केन्या की राजधानी बताना है नैरोबी, इसके बाद बताया युगांडा की राजधानी कंपाला, और इसके साथ तंजानिया की राजधानी अभी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगा? डोडोमो हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है ना, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भारत का एकमात्र मरुस्थल थार जो कहाँ पड़ता है? कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, आगे आपको बताना है गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया और एवं चीन में फैला हुआ है। और गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल ही है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? उलान बटोर। ठीक है, आगे आपको बताना पंपास कहाँ के घास स्थान है? अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के हृदय के रूप में किसको जानते हैं? पंपास को जानते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसको जानते हैं? पंपास को जानते हैं। सही डाउन्स बताइए कहाँ का घास स्थल है? ऑस्ट्रेलिया का है सवाना, अफ्रीका का है। बताइएगा अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या बोलते हैं? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थान क्या बोलते हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थान को सवाना बोला जाता है, और बेल्ट बोला जाता है। अफ्रीका के उस शीतोष्ण घास का मैदान को बेल्ट बोला जाता है, और जो है उष्ण को सवाना और शीतोष्ण को बेल्ट बोलते हैं। आगे आपको बताना है कैंपोज कहाँ का घास स्थल है? कैंपोज ब्राजील। आगे बताना पुस्टाज कहाँ का घास स्थल है? पुस्टाज बोले तो हंगरी। ठीक है, हंगरी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कैंटरबरी कहाँ का घास स्थल है? तो कैंटरबरी कहाँ का हो जाएगा? न्यूजीलैंड का घास स्थल हो जाएगा कैंटरबरी। ठीक है, छोड़ दे क्या और जैसा कहिए ठीक है ना, स्टॉप कर दीजिए।